नमस्कार। बेसिन संधि से मराठा संघ में उपजे आक्रोश को भुनाने के लिए यशवंतराव होलकर ने 1 जनवरी 1803 को सभी मराठा सरदारों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा, बाजीराव पेशवा ने मराठा राज्य अंग्रेजों के हाथों बेच दिया है। यह देशद्रोह है। अतः अब समय आ गया है जब हमें रघुनाथ राव के दत्तक बड़े पुत्र अमृत राव को पेशवा मान्य कर उनके झंडे तले अंग्रेजों से युद्ध करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ भी। यशवंतराव ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया और शुरुआत की अंग्रेजों से संधि कर चुके निजाम से। आक्रमण कर उसके इलाके से 11 लाख रुपए वसूल किए। यह एक प्रकार से अंग्रेजों को सीधे चुनौती थी। निजाम ने बेलेजली से शिकायत की तो कर्नल मरे के नेतृत्व में मुंबई की सेना, तो जनरल स्टुअर्ट के अधीन मद्रास की अंग्रेजी सेना ने एकत्रित होकर 12 मार्च को तुंगभद्रा नदी पार कर पुणे पर चढ़ाई कर दी। 20 अप्रैल 1803 को पुणे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अमृत राव वहां से जुन्नार तो यशवंतराव चांदबड़ चले गए। 13 मई 1803 को बाजीराव पेशवा पुनः गद्दी पर आसीन तो हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि वे अब अधिकार विहीन हैं, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली भर हैं। उन्होंने दौलत राव सिंधिया को समझाने की कोशिश की ताकि उनका होलकर से विवाद समाप्त हो जाए और सिंधिया, होलकर और रघुजी भोंसले मिलकर संयुक्त मराठा शक्ति का प्रदर्शन करें। 4 जून 1803 को बोड़बाड़ में सिंधिया और भोंसले से उन्होंने भेंट भी की। माहौल का ही असर था कि दौलत राव सिंधिया ने भी समझौते की पेशकश स्वीकार करते हुए होलकर के भतीजे खांडेराव को जुलाई में अपनी कैद से आज़ाद कर सकुशल उनके पास भेज दिया। लेकिन होलकर के जो इलाके उनके कब्जे में थे उन्हें वापस नहीं किया। चतुर अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। जनरल बेलेजली ने होलकर को पत्र लिखकर ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता का आग्रह किया। उसी दौरान दौलत राव सिंधिया का लिखा एक पत्र होलकर के हाथ लगा, जिसमें उन्होंने भोंसले को लिखा था कि अभी तो हम होलकर की मांग पूरी करने का दिखावा करते हैं, युद्ध समाप्ति के बाद मिलकर उससे पूरा बदला लेंगे। होलकर को लगा कि यह तो उन्हें समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है और वे मालवा रवाना हो गए। सिंधिया और भोंसले ने इसकी कोई खास परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ था कि अंग्रेजों के पास महज 55,000 का सैन्य बल है, जबकि संयुक्त मराठा सेना 2.5 लाख से भी अधिक है। इनमें भी 40,000 तो फ्रांसीसी सेना नायकों द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित है। लेकिन जब अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1803 को अहमदनगर पर हमला किया तो उनकी सारी तैयारी धरी रह गई, क्योंकि भिंगार के रघुनाथ बाबा देशमुख ने महज 4,000 की रिश्वत लेकर गढ़ के भेद अंग्रेजों को बता दिए और अहमदनगर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। यह समाचार पाकर सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना ने 6 सितंबर को असाई नामक गांव के पास अंग्रेजों का मुकाबला किया। यहां उनकी पीठ में फिर छुरा मारा गया और 16 यूरोपियन अफसर और मेरठ सरगने की बेगम समरू अकस्मात इनका साथ छोड़कर अंग्रेजों से जा मिले। 15 अक्टूबर को स्टीवेंसन ने बुरहानपुर पर कब्जा कर उसे खूब लूटा। 21 अक्टूबर को असीरगढ़ भी उनके कब्जे में चला गया। सिंधिया और भोंसले अलग अलग हो गए। बेलेजली ने सिंधिया का पीछा करना शुरू किया तो स्टीवेंसन भोंसले के पीछे लगा। बरार से लेकर उड़ीसा तक के इलाके में
भोंसले का पराभव हुआ। उसके बाद तो लगातार अंग्रेजों की विजय दुंदुभी बजने लगी। 16 सितंबर 1803 को दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 12 लाख रुपए वार्षिक का पेंशनर बन गया, मानो अब तक वह उन अंग्रेजों का कर्मचारी रहा हो। एक एक कर आगरा मथुरा भी अंग्रेजों के अधिकार में पहुंच गए। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर के राजाओं से तो अंग्रेजों की संधि हो गई, किंतु इस दौरान केवल दौलतराव सिंधिया ने ही उनका मुकाबला किया। अंततः इतिहासकारों ने लिखा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और मराठा क्षेत्रों पर उनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस पूरे संघर्ष में पेशवा कहाँ थे? वे बेचारे शक्तिहीन, उनका क्या उल्लेख किया जाए? अब सवाल उठता है कि इस दौरान यशवंतराव होलकर क्या कर रहे थे? वे उन राजाओं से चौथ वसूली कर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। उन्होंने किसी को भी तो नहीं बख्शा। निजाम के अधीन आने वाले पैठन और जालना से लेकर राजपूताना के उदयपुर, देवगढ़, बदनौर से भी वसूली की। एक और हैरत अंगेज काम उन्होंने किया। जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि यूरोपियन अधिकारियों ने युद्ध के समय पाला बदलकर अकस्मात सिंधिया का साथ छोड़कर अंग्रेजों का साथ दिया है, तो संदेह होने पर उन्होंने अपने यूरोपियन सेना नायकों को भी सजाए मौत दे दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वे जानते थे कि उनको अंग्रेजों से भिड़ना ही पड़ेगा। अतः उन्होंने नागपुर, जोधपुर, भरतपुर तथा देश के अन्य राजाओं के पास संदेश भेजे कि देश धर्म की रक्षार्थ सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करें। लेकिन इसे क्या कहें कि मछेरी के राजा ने उनका पत्र लॉर्ड लेक के पास ही पहुंचा दिया और अंग्रेज समझ गए कि उनके खिलाफ होलकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ से अवश्य उनका समझौता हो गया। परिणाम स्वरूप वे न केवल यशवंतराव होलकर की पत्नियों के राखी बंद भाई बन गए, बल्कि पूरा होलकर परिवार भी लगातार 4 वर्ष ससम्मान जोधपुर के चैनपुरा में रहा, जिसमें 2 रानियां तुलसाबाई और लाड़ाबाई, पुत्री भीमाबाई, मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव और भतीजे हरिराव होलकर अर्थात बिठोजी के पुत्र भी शामिल थे। इधर यशवंतराव तैयारी में जुटे थे, तो उधर अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को बरगलाया कि होलकर से जो इलाके छीने जाएंगे वे सब सहयोगियों में ही बांट दिए जाएंगे। अब स्थिति यह बनी कि गायकवाड़ और सिंधिया तो खुलकर अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। उसके बाद भी युद्ध शुरू करने के पहले चतुर अंग्रेजों ने होलकर के सहयोगी भवानी शंकर बख्शी और अमीर खां पिंडारी को अपने साथ मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। अमीर खां उस समय खुलकर तो अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ, किंतु उन्हें गुपचुप मदद करता रहा। उसका ही नतीजा था कि टोंक पर आसानी से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यही टोंक रियासत बाद में पिंडारी को सौंप दी गई। इतनी सब व्यूह रचना के बाद भी जब जून जुलाई 1804 में सीधी लड़ाई शुरू हुई, उस समय का वर्णन देशभक्तों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देता है। गरोठ के नजदीक हुए युद्ध में अंग्रेजों की ओर से ल्यूकान तो होलकर की ओर से हरनाथ सिंह का आमना सामना हुआ। न केवल अंग्रेजों की पराजय हुई, बल्कि उनके सहयोगी झज्जर के नवाब मेजावत अली खान का भाई फैज तलब खान बंदी बना लिया गया। कोटा की सेना के एक उच्चाधिकारी अनवर खान का भाई अफजल खान भी मारा गया।
3000 घोड़े, 4 हाथी, 2 तोपें भी होलकरी सेना के हाथ लगीं। 8 जुलाई को अंग्रेज सेना नायक मानसन पर भी चंबल नदी के किनारे भानपुरा के नजदीक यशवंत राव ने जोरदार आक्रमण किया। बड़ी संख्या में अंग्रेजों और सिंधिया के सैनिक मारे गए। भयंकर मार काट के बाद बापूजी सिंधिया और मानसन वहां से जान बचाकर भागने को विवश हुए और कोटा पहुंचकर शरण ली। ल्यूकन को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अतिरिक्त भी बहुत से सैनिक बंदी बनाए गए। उपरोक्त स्थान का नाम उस युद्ध की स्मृति में संग्राम घाट ही हो गया और इसी नाम से उसे आज भी जाना पहचाना जाता है। भयभीत मानसन जल्दी से जल्दी चंबल पार कर जाना चाहता था। कोटा राज्य के इतिहास में डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने लिखा है कि कोटा के शासक जालिम सिंह ने उसकी रसद और सैन्य सहायता देकर मदद भी की। इस संघर्ष में पलाए थे के अमर सिंह ने वीरता दिखाते हुए अंग्रेजों की ओर से प्राणोत्सर्ग किया। उसकी बहादुरी से होलकर भी इतने प्रभावित हुए कि पीपल्या गांव में उसके स्मारक के लिए 2 बीघा जमीन माफी में प्रदान की। मानसन की करारी हार के बाद कोटा नरेश जालिम सिंह ने यशवंतराव होलकर से संधि करते हुए 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दिए। कोटा में शरण लिए हुए बापूजी सिंधिया भी होलकर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर उनकी सेना में शामिल हो गए। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने 3 तरफ से यशवंतराव को घेरने की रणनीति बनाई थी। उत्तर से लेक बढ़ रहा था, दक्षिण से आर्थर बेलेजली तो पश्चिम से मानसन। लेकिन दूरंदेश यशवंतराव ने इसके पहले कि ये तीनों सेनाएं मिले, मानसन की सेना को मटियामेट कर दिया। यह तो प्रारंभ है उनके संघर्ष का। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।